नमस्कार। हिस्ट्री रिवीजन प्लान में डे 2 हमारे पास टॉपिक है मुगलों का पतन या परवर्ती मुगल, मैसूर, बंगाल। तो शुरुआत कर रहे हैं मुगलों के पतन से या परवर्ती मुगल से। परवर्ती मुगल का मतलब है औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1707 से लेकर के 1858 बहादुर शाह जफर तक। परवर्ती मुगल से प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों का पैटर्न है, तो आपको 3 मुख्य बातों का याद रखना है। पहला तो ये कि आपको परवर्ती मुगल शासकों का क्रम याद होना चाहिए, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, और उनका कार्यकाल कितना रहा वर्ष के साथ याद होना चाहिए कि 1707 से लेकर के 1712 तक बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर था, 1712 से लेकर 1713 तक जहांदार शाह था। इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि परवर्ती मुगल्स में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था या सबसे संक्षिप्त कार्यकाल किसका था। तो अगर आपको क्रम याद है वर्षवार, तो ये तीनों प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपको बादशाहों के नाम, उनके मौलिक नाम और उपाधियां देखनी है। सबका नहीं मिलेगा, लेकिन इजीली किताबों में जिनका उपलब्ध है, जैसे कि बहादुर शाह का मौलिक नाम राजकुमार मुअज्जम था। इस प्रकार से बहादुर शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा था। या फिर अली गौहर, तो वो किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, शाह आलम। ये सब आपको देखना होगा। तीसरा पैटर्न है मुगल प्रशासन में जो किंग मेकर थे। परवर्ती मुगलों में मुगल बादशाह उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने उनके वजीर, फिर चाहे वो जुल्फिकार हो, चाहे वो इमादुल मुल्क हो, या फिर सैयद बंधु, जिनको कि किंग मेकर कहा जाता था। तो थोड़ा सा उनको भी आपको देखना होगा। और सबसे अंत में मुगल शासकों के समय घटित हुई प्रमुख घटनाएं। उनमें से अधिकतर घटनाओं में मुगल बादशाहों की कोई भूमिका नहीं है, वो बस मूक दर्शक हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तब मुगल बादशाह कौन था, प्लासी और बक्सर के समय मुगल बादशाह कौन था, 4 मैसूर वॉर हुई, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई, 2 सिख वॉर हुई, सिंध का विलय हुआ। इन सब घटनाओं के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो इस पैटर्न को आप दिमाग में रखें। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके 3 पुत्र थे, और औरंगजेब हमेशा इस बात को लेके थोड़ा डरा हुआ रहता होगा कि जो उसने अपने भाइयों के साथ किया या अपने पिता के साथ किया, उत्तराधिकार का संघर्ष आपने मध्यकाल में पढ़ा होगा शाहजहां के समय में, वो औरंगजेब के अपने पुत्रों के बीच में ना हो जाए। तो उसने शाहजहां वाली गलती नहीं करी। जिस प्रकार से शाहजहां दारा सिकोह को अपने बगल में बैठा के रखता था, औरंगजेब ने अपने किसी पुत्र को राजधानी में नहीं रखा। उसकी मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र राजकुमार मुअज्जम, आजम और कामबख्श दूर थे। साथ ही साथ औरंगजेब ने एक वसीयत भी तैयार करवाई थी कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का 3 हिस्सों में विभाजन कर दिया जाए और उसके 3 पुत्रों को अलग अलग जगहों पर बादशाह बना दिया जाए। लेकिन किसी भी पुत्र को खंडित साम्राज्य नहीं चाहिए था, उन सबको अखंड चाहिए था। तो उत्तराधिकार का युद्ध जिसको टालना चाहता था औरंगजेब, वो नहीं टला और युद्ध हुआ। और इस युद्ध में राजकुमार मुअज्जम, जिसकी आयु उस समय 63 ईयर्स की थी, अपने दोनों भाइयों को पराजित करके गद्दी पर बैठा। और राजकुमार मुअज्जम को ही हम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। एक समकालीन इतिहासकार खाफी खान ने उसके बारे में कहा है कि वो शाहे बेखबर था, हेडलेस एम्परर था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि परवर्ती मुगल शासकों में ये इकलौता था जिसके बारे में कुछ चंद अच्छी बातें कही जा सकती हैं। बहादुर शाह ने मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने उन शक्तियों के साथ जिनका औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ था मित्रता कर ली। मराठों के प्रति उसकी नीति ये थी कि उसने साहू को मुगल कैद से
छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि दक्षिण में पहुंच करके साहू और ताराबाई के समर्थकों में लड़ाई हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ, लेकिन मुगलों को उसका फायदा नहीं हुआ। उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता कर ली। हालांकि आगे चल करके गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाएगी और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख मुगलों के विरोधी हो जाएंगे। राजपूतों के साथ उसने मित्रतापूर्ण नीति अपनाई। फिर उत्तराधिकार युद्ध में फंस गए। इतना खराब उत्तराधिकार युद्ध कि बहादुर शाह के शव को 10 हफ्तों तक दफनाया नहीं जा सका। जब यह तय हो गया कि जहांदार शाह, जो कि सबसे कमजोर राजकुमार था, वो बादशाह बनेगा, तब जाकर के बहादुर शाह के शव को दफनाया गया। तो जहांदार शाह इसलिए बादशाह बनने में कामयाब रहा, कमजोर होने के बावजूद, क्योंकि उसको अपने समय के सबसे शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां, जो कि वजीर था, उसका समर्थन मिला। जुल्फिकार खां के पिता असद खां औरंगजेब के समय में बहुत ताकतवर वजीर माने जाते थे। लेकिन जहांदार शाह का शासनकाल बड़ा संक्षिप्त रहा और 1712 से 13 जहांदार शाह को चुनौती दी फर्रुखसियर ने, और फर्रुखसियर को मदद करी सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, और बदले में दोनों को क्रमशः वजीर और मीरबख्शी का पद मिला। अब्दुल्ला खां वजीर और हुसैन अली मीरबख्शी। फर्रुखसियर ने भी बहादुर शाह जैसी नीतियां ही अपनाई, लेकिन सिखों के साथ फर्रुखसियर के संबंध भी अच्छे नहीं रहे। फर्रुखसियर के समय में ही सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और दिल्ली में फांसी दे दी गई। फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को 1717 में एक व्यापारिक छूट प्रदान करी, जिसको कि 1717 का शाही फरमान कहते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके में। मराठों के साथ फर्रुखसियर के समय में मुगलों के संबंध अच्छे रहे, लेकिन ये संबंध मुगल बादशाह के ना होकर के सैयद बंधुओं के थे। मराठा प्रशासन में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का दौर था ये, और बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की मदद करी। नतीजा ये निकला कि पहली बार मुगल इतिहास में अधिकारियों ने, सैयद बंधुओं ने बादशाह को पद से हटा दिया। इस बार चुनौती देने के लिए किसी राजकुमार की मदद की जरूरत नहीं थी, और सैयद बंधु यहां से किंग मेकर की भूमिका में। फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया गया, हत्या कर दी गई, और रफी उद दर्जा को गद्दी पर बैठाया गया। सबसे कम समय तक ये गद्दी पर रहा, फरवरी से जून 1719। इसके बाद रफी उद दौला जून से सितंबर 1719। इसके बाद गद्दी पर बैठा रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से, और उसके नाम के आगे प्रशासन में लापरवाही और नृत्य, गीत, संगीत में व्यस्त रहने की वजह से एक उपाधि जुड़ गई, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का दीर्घ शासनकाल 1719 से 1748 आमतौर पर लंबा शासनकाल स्टेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ये लंबा शासनकाल मुगलों के डिसइंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला एक शक्तिशाली शासक नहीं। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में निजामुल मुल्क का हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेना, अवध में सादत खां का लगभग स्वतंत्र हो जाना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले इलाके में बंगाल के नवाबों का अपने आप को स्वतंत्र कर लेना। 1739 में नादिर शाह, जो कि फारस, ईरान का बादशाह था, उसका भारतीय अभियान, और उससे 2 वर्ष पहले 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम का दिल्ली अभियान। ये सब मोहम्मद शाह रंगीला के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अहमद शाह गद्दी पर बैठा
1748 से 1754 अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। अहमद शाह जो मुगल सम्राट अहमद शाह है, इसका वजीर था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ने इसको गद्दी से हटा दिया, जेल में डाल दिया और इसके पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठाया। आलमगीर सेकंड का वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। ये जो अजीजुद्दीन में दीन शब्द है, तो आप देखेंगे मुगल काल में बाबर से शुरुआत हुई थी अपने नाम का अंत इस तरीके से दीन से करने की। तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आपको सबके नाम के अंत में दीन शब्द मिलेगा। तो आलमगीर सेकंड के समय में प्लासी का युद्ध हुआ, हालांकि प्लासी के युद्ध में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। आलमगीर सेकंड की भी हत्या इमादुल मुल्क नहीं करा थी। जब आलमगीर सेकंड की हत्या हुई तो उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था और वहीं पर उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया शाह आलम सेकंड के नाम से। लेकिन दिल्ली आने का साहस वो ना कर सका, उसको अपने वजीर से डर लगता था कि वो मार देगा। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक गद्दी पर रहा और इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में पानीपत का तृतीय युद्ध है, इसके अलावा बक्सर का युद्ध है 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने ही लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करी और इसी के समय में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक ने सिंधिया को पराजित किया और 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1803 से लेकर के और फिर आगे जब तक मुगलों ने नाम मात्र का ही सही बादशाहत रही उनके पास, बहादुर शाह जफर तक, अब ये सभी मुगल बादशाह यानी कि शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और अंतिम बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह कंपनी के पेंशनर थे। अकबर सेकंड 1806 से 1837, दो घटनाएं इसके समय की। अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये एक फैक्ट आप लोग पढ़ते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स भी आ जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि अकबर सेकंड की पेंशन का मुकदमा लड़ना था और उसके लिए ब्रिटेन जाना था और ब्रिटेन जाकर के महारानी के सामने ये बात उठानी थी। तो राम मोहन राय का जब चुनाव किया गया तो वहां पर एक समस्या आई कि ये महारानी से किस स्तर पर बात करें, तो उनको राजा की उपाधि दी गई ताकि वो जाकर के महारानी से बात कर सके। अकबर सेकंड के समय में ही मुगलों के सिक्के बंद हो गए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफर नाम से शेरो शायरी किया करते थे, इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह हुआ। इन्हीं को 1857 के विद्रोह के लिए अंग्रेजों ने दोषी माना और इनको भारत से निर्वासित कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया। 1862 में वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो परवर्ती मुगल में बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक ये कुछ मुख्य फैक्ट थे। अगर प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, विघटन क्यों हुआ प्रारंभिक परीक्षा में, तो कुछ पॉइंट आप याद रखिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार थी, खासतौर पर उसकी दक्षिण नीति, उसकी धार्मिक नीति। कुछ विद्वान कहते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी इसका कारण थे। कुछ के अनुसार विदेशी आक्रमण जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन नादिर शाह का आक्रमण तो मान लेते हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय तो मुगल बिल्कुल सरेंडर कर चुके थे। अहमद शाह अब्दाली के सामने तो मराठे थे। तो मराठों का उत्थान और मराठों का भारत में शक्तिशाली बनना, एक समय तो ये माना जाने लगा था कि मुगलों के उत्तराधिकारी मराठे ही होंगे। कुछ इतिहासकारों ने जैसे कि सतीश चंद्र और इरफान हबीब ने जागीरदारी संकट और कृषि संकट के ऊपर बल दिया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न कि मुगलों के पतन का क्या कारण था,
ज्यादा संभावना है प्रश्न यह आए कि क्या एक कारण नहीं था, तो वो थोड़ा सा आपको सामान्य बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने में। मुगलों के पतन के बाद जो हमारे पास आज के लिए अन्य दो टॉपिक हैं, उसमें एक है बंगाल और दूसरा है मैसूर। तो मैसूर का वीडियो आपको इसके तुरंत बाद अवेलेबल हो जाएगा। बंगाल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और जो आई बटन वाला फीचर होता है वो भी आपको दिख जाएगा। एक दो पुरानी वीडियो है मेरी बंगाल के ऊपर बनी हुई, उसको आप लोग देख लें।